नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज से गणेशोत्सव शुरू होगा और 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जाएगा। आज ब्रह्म और रवि योग में गणपति स्थापना हो रही है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना के साथ ही होती है। हिंदू धर्म में गणपति का महत्व बेहद ज्यादा स्थापित करते हुए पूजा है। सीएम ने अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन करवाते हुए लोगों की आस्था का भी यथोचित सम्मान हो, इस बात का ख्याल रखने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन के सभागार में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को श्रद्धांजलि देते नजर आए। आज आपको बता दें कि प्रदेश भर में आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में सीएम योगी ने स्वाधीनता सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर लोक भवन प्रांगण स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी गोविंद बल्लभ पंत का उनके जन्म दिवस पर माल्यार्पण और स्मरण करते नजर आए हैं। सीएम धामी ने भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश भर में गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर शाम 6:30 बजे सीएम योगी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बैठक का आयोजन सीएम आवास पर ही किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव सहित लोक निर्माण विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंघल और गृह सचिव भी बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने विकास की पोल खोलकर रख दी है। जल भराव होने से सूबे के सभी सड़कों पर बने गड्ढों में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे आम जनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना कि अब तो उन्हें समझ नहीं आता कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों पे सड़क। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चार, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और प्रयागराज की। मौसम ने सड़कों की पोल खोली है और दूसरी तरफ सीएम योगी आज अपने आवास पर 6 बजे समीक्षा बैठक गड्ढा मुक्त सड़क योजना को लेकर करने वाले हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बाहुबली और विधायक मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया है। मायावती ने मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी को टिकट काटते हुए बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल कर दिया गया है। हालांकि मुख्तार के खिलाफ मायावती पहले भी भीम राजभर को आजमा चुकी हैं, लेकिन भीम राजभर मुख्तार को हरा नहीं सके थे। ऐसे में देखना अब यह होगा कि इस बार मायावती का राजभर कार्ड क्या सियासी गुल खिलाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से मुख्तार अंसारी को टिकट देने से इनकार करने के बाद एआईएमआईएम की प्रवक्ता असदुद्दीन ओवैसी ने बाहुबली विधायक को खुला ऑफर दे दिया है। असीम ने कहा कि जिस मुख्तार अंसारी को कभी मायावती खुद टिकट देती थी, आज वही मुख्तार अंसारी उनके लिए अपराधी बन गया है। और क्या कुछ कहा है असीम ने। असीम बकार एआईएम के अध्यक्ष हैं, इनको बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं सभी पार्टियों से पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को नया नया ज्ञान मिला है इन लोगों को कि वो अपराधी हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं
ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें। जीते ये लोग आपको जीतना नहीं देंगे, ये आपके पैसे भी लेंगे और आपको चुनाव भी हराएंगे। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? मुख्तार अंसारी को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। मायावती ने टिकट काटा तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उनको खुला निमंत्रण दे रही है, कह रही है कि पहले अपराधी नजर नहीं आया, अब वही व्यक्ति जो जेल में बंद है वो अपराधी नजर आ रहा है। देखिए पूजा, पूर्वांचल में अंसारी परिवार कई सीटों पर दबदबा बनाता है और हर बार कहीं न कहीं प्रभावित कर देता है। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पिछली बार की बात करें मायावती ने ही टिकट दिया था, अखिलेश यादव ने नकार दिया था। अभी आपने देखा होगा कि मायावती से पहले जो अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और भतीजे को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। यानी कहीं न कहीं वो सुगबुगाहट थी जो वोट बैंक है मुख्तार अंसारी परिवार का, परिवार अंसारी बंधुओं का, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं खींचने वाला है। ऐसे में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई उनका भतीजा समाजवादी पार्टी में शामिल होता है, तो वही मुख्तार अंसारी को लेकर हालांकि कयास लग रहे थे। मायावती ने एक तीर से दो निशाना साधा है। जिस तरीके से मायावती को इस बात की जानकारी है कि मुख्तार अंसारी का परिवार वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है, तो ऐसे में मुख्तार अंसारी परिवार और उनके जो वोट हैं बहुजन समाज पार्टी में शायद नहीं जाने वाले हैं। इसी वजह से मुख्तार अंसारी को जो मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से टिकट काटकर अपने प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया है। अब पूजा देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो प्रदेश अध्यक्ष है वकार, उन्होंने एक न्योता दिया है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को या उनके परिवार को या फिर सारे मुसलमानों ने आह्वान किया है कि वो उनके पार्टी में आकर टिकट लें और टिकट लें, उनको विधायक बनाएंगे। अब ये चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपराध पर अंकुश लगाने के लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था संभालने को लेकर के बीएसपी का तंज है कि उनकी लेकिन अनूप, पहले राजभर को जब बीएसपी ने टिकट दिया तो राजभर पहले भी टिकट नहीं दे पाए थे मुख्तार अंसारी को, लेकिन ऐसे में क्या मौजूदा हालातों को देखते हुए लगता है कि राजभर बीएसपी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि मुकाबले में कहीं बीएसपी दूर दूर तक नजर नहीं आती है? बिल्कुल पूजा, फिलहाल इस मामले को देखना होगा कि किस तरीके से भीम राजभर हैं वो वहां पर, हालांकि पहले भी वहां जीत नहीं पाए थे, और अब इस बार वहां की जनता क्या सोचती है। हालांकि और जमीनी हकीकत पूजा जाते हैं तो वहां पर आज भी अंसारी जो परिवार है वहां पर उनका दबदबा है, उनके खुद के वोट बैंक है, खुद उनके जो परिवार के लोग वो विधायक हो जाते हैं, चाहे निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से लड़े। तो ऐसे में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वहां पर वो लड़ते हैं प्रदेश अध्यक्ष वहां से, तो कितना फायदा होगा या जनता उनको पसंद करेगी या नकारेगी, फिलहाल विधानसभा चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर ओवैसी पार्टी की बात करें, अंसारी परिवार पर जिस तरीके से एक तरीके से उनको लालच दे रहे हैं अपने पार्टी में, चाहे वो दाकार हो या माफिया हो, ऐसे में कोई पार्टी नहीं देख रही, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या ओवैसी की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र होगा कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियों को तेज कर दिया है और इसी कड़ी में, इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। प्रियंका आज सुबह से ही सलाहकार और साथ में जो राजनीतिक कमेटी है, रणनीति कमेटी, उसके साथ साथ पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ भी बैठकें कर रही हैं। प्रियंका ने सलाहकारों के साथ कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो यूपी में जोन के हिसाब से चुनावी अभियान और कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। कांग्रेस सलाहकार समिति और रणनीति कमेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से होने वाली है। ये प्रतिज्ञा यात्रा 12,000 किलोमीटर की होगी, जो प्रदेश के सभी कस्बों और बड़े गांवों से होते हुए गुजरेगी। बताइए भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी जिला ब्लॉक प्रमुख
पंचायत अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान कांग्रेस 2022 विधानसभा चुनावों के लिए 39 नामों पर मोहर लगा सकती है जो मौजूदा विधायक हैं या पिछले चुनाव में नंबर 2 पर रहे थे। तो इस खबर के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है कि ग्राउंड जीरो पर हालातों को, अपनी परिस्थितियों को कुछ हद तक मजबूत किया जाए। क्या लगता है प्रियंका का ये जो दूसरा दौरा है लगातार, इससे कितना फायदा ग्राउंड को, क्योंकि ग्राउंड पे तो निकल नहीं रही है प्रियंका? देखिए, प्रियंका गांधी कल लखनऊ पहुंची थी और आज सुबह 10 बजे वो कार्यालय पहुंची हैं, जिसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। करीब 7 घंटे से ज्यादा उन्होंने यहाँ पे फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक की है। अभी निर्णय निकल कर आया है कि जो इनकी सलाहकार समिति है और रणनीतिकार जो समिति है, उसके साथ बैठक में निर्णय निकला कि ये जल्द ही एक पदयात्रा निकलेगी, जिसका वचन निभाएंगे नाम से एक यात्रा निकाली जाएगी। पूरे प्रदेश में बड़े कस्बों और जो गांव देहात पड़ेंगे, वहां से होती हुई यात्रा निकलेगी। करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने की जो कोशिश में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। प्रियंका गांधी लगातार अब उत्तर प्रदेश में ही बनी रहेंगी। बताया जा रहा है कि लखनऊ में वो हर जो मंगलवार है, सोमवार है, वो नजर आएंगी यहाँ पर। इसके अलावा कल अमेठी का दौरा भी वो कर सकती हैं। तो देखिए, बड़ा पैमाना जरूर खींचने की जरूरत है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उसमें जोश बनने की जरूरत है। इसी की कोशिश में लगातार प्रियंका गांधी नजर आ रही है। बिल्कुल तौकीर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्राउंड पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरते हैं तो उनके पास बताने को कुछ नहीं होता कि उनके जो आला कमान है, जो नेता है, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो ग्राउंड पर कब उतरेंगे। बार बार ये सवाल सपाइयों से भी उठता है। हालांकि अखिलेश कुछ हद तक एक्टिव हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये अक्षय प्रश्न बन चुका है। देखिए, इस सवाल का जवाब प्रियंका गांधी बेहतर दे सकती हैं, क्योंकि वो दिल्ली से जब लखनऊ आती हैं तो उसमें भाजपा तंज कसती है कि प्रियंका गांधी सिर्फ पिकनिक मनाने लखनऊ आती हैं। तो अभी भी फिलहाल उनका 2 दिन का दौरा है, लेकिन इस दौरे में ये कितना संगठन को मजबूत कर पाएंगे तो समय बताएगा। लेकिन जो भी संगठन है, युवा संगठन है, उनके साथ उनकी बैठक जरूर जारी है और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो भी युवा संगठन है उनको तेज किया जाए, उनको गली मोहल्ले तक पहुंचाया जाए, लोगों तक उनकी बात पहुंचाई जाए और जो महंगाई, बेरोजगारी, ये जो पेट्रोल डीजल के मुद्दे हैं, इनको घर घर पहुंचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तौकीर। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब एक और मुकदमा दर्ज कर दिया। इस बार पुलिस ने बाराबंकी में ओवैसी की जनसभा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल ओवैसी की जनसभा के दौरान मंच पर तिरंगा फहराने की बजाय खंभे से लपेट दिया गया था, जिसको लेकर अब पुलिस ने तिरंगे की अपमान करने के मामले में केस दर्ज कर लिया। इसके पहले ओवैसी के खिलाफ बिना अनुमति की जनसभा करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने धारा 144 सहित महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, यानी कि 188। इसके अलावा ओवैसी पर मुकदमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है। आपको बता दें कि बीते दिन बाराबंकी में ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, जिसके बाद उन पर ये तमाम जो मुकदमे हैं वो दर्ज कर लिए गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियां आज प्रयागराज में विसर्जित की गई। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की संगम में अस्थि विसर्जन किया गया है। कल्याण सिंह का अस्थि कलश उनके पुत्र सांसद राजवीर सिंह और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लेकर आए थे और साथ ही परिवार के अन्य सदस्य और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई करते हुए सतर्कता अधिष्ठान के आरोपितों पर कार्रवाई की गई है। स्मारक घोटाला सहित भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों की जांच कर रही सतर्कता अधिष्ठान ने 470 लोक सेवकों पर कानूनी शिकंजा मामलों की जांच कर रहे सतर्कता अधिष्ठान ने 470 लोक सेवकों पर कानूनी शिकंजा कसा है। बीते 4.5 सालों में विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के 207 मामलों में दोषी पाए गए अलग अलग विभागों के 470 अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध
कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वर्तमान शासनकाल में अब तक विजिलेंस को 1156 जांचें सौंपी गई हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए जिक्र होगा देवभूमि का। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रुड़की के दौरे पर रहे। रुड़की पहुंच कर सीएम सिविल अस्पताल के आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करते नजर आए। आपको बता दें कि सीएम धामी का करीबन 8 घंटे का कार्यक्रम प्रस्तावित रहा है, जिसमें रुड़की, झबरेड़ा और भगवानपुर विधानसभा की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। धामी कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, साथ ही क्षेत्र को कई विकास कार्यों की सौगातें भी दे रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश जी महाराज ने राजधानी देहरादून में पत्रकार वार्ता की है, जिसमें रावल ने बोर्ड गठन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा धर्मस्व मंत्री पर जमकर सवाल उठाए हैं। रावल शिव प्रकाश जी महाराज का साफ तौर पर कहना कि चारधाम में पूजा करने वाले पंडित पुरोहित हैं, लेकिन उन्हें सरकार के एक फैसले के चलते जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ रहा है। सरकार को भी इसका नतीजा पता है और सरकार को इसका संज्ञान लेकर जल्द ही इसका निस्तारण करना चाहिए। मंत्री सतपाल महाराज वो भी इसी बात को दोहराते हैं कि यह ऐतिहासिक फैसला है। वो स्वयं अपने आप में एक धर्मगुरु कहलाते हैं। क्या वो धर्म के बारे में जानते हैं? क्या वो मंगला के बारे में जानते हैं? मंगला क्या होती है? अगर वो मंगला के बारे में जानते हैं तो उनका जो एक क्लर्क, एक बाबू है, वो बद्रीनाथ के कपाट 7 बजे खोलता है, खोलने का आज्ञा देता है, तो क्या उन्होंने उसके प्रति कोई एक्शन लिया? क्या मैं सतपाल महाराज से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने एक्शन लिया उसके लिए? क्या मंगला जब 7 बजे मंदिर खुलेगा तो क्या मंगला 9 बजे करेंगे वो? या क्या किसी सरकार ने उसके प्रति कोई एक्शन लिया? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे धर्म की बात है कि जो कपाट 4 बजे खुलते वो 7 बजे आप खोल रहे हैं और कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी नेता कर्नल कोठियाल ने सरकार से चार धाम यात्रा पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल किया है। कर्नल कोठियाल ने सरकार से पूछा है कि अगर इसी दौरान राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, राजनीतिक दलों की रैलियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो इसी दौरान हिंदुओं की आस्था का केंद्र चार धाम यात्रा क्यों रोकी गई है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान करते हुए लोगों को चार धाम यात्रा की अनुमति देनी ही चाहिए। कर्नल कोठियाल ने साफ तौर पर कहा कि चार धाम यात्रा का जितना महत्व हिंदुओं की आस्थाओं में है, लगभग उतना ही महत्व राज्य के बेरोजगार युवाओं के रोजगार का भी है। कोरोना काल में लगभग 2 साल से पर्यटन ठप पड़ा हुआ है, लोगों को अपना घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेंस जो है वो 10 से 15% तक दिखाई दे रहा है। अगर इतने कम टाइम पे हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है तो अभी तो हमारे ना मेन कैंपेन्स आए नहीं है। अभी हमने एक बिजली का कैंपेन करा था जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में शुरू हो गया सवाल जवाब कि कोई बोल रहा है 100 यूनिट देंगे, कोई बोल रहा है देखेंगे। लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी ने जो रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया था उसमें 10,85,000 ऐसी कुछ फिगर है मेरा एग्जैक्ट, पर 10 लाख प्लस फिगर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब जिस तरीके से ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स तो दिखा रहे हैं कि पार्टी और स्ट्रांग होती जा रही है। हम टच में हैं लोगों से और हम इनवाइट करना चाहते हैं कि आओ और पार्टी को ज्वाइन करो, पार्टी को मजबूती दो। जो आपके अंदर इच्छा है उत्तराखंड की तरफ, उसे ना आज मौका है पूरा करने का। तो ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। धनंजय ढूंढियाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है सत्ता पक्ष की तरफ चारधाम यात्रा को लेकर और साथ में इसके साथ में रोजगार का मुद्दा जो कंबाइंड हो रहा है, ये एक बेहतरीन ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है और सिरदर्द है सरकार के लिए। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है, लगातार आम आदमी पार्टी जो है सरकार पर लगातार हमला हो रहा है, खासकर ये चार धाम की बात करें, देवस्थानम बोर्ड की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है। और आज एक बार फिर जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार है कर्नल अजय कोठियाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ सरकार की रैलियां होती है, वहाँ पर हजारों की भीड़ होती है, और दूसरी तरफ जो चार धाम यात्रा है सरकार ने उसको रोका है, जबकि वहाँ पर जो पंडा समाज है, तीर्थ स्रोत है, तमाम जो लोग जो पर्यटक वहाँ जाते थे, जिससे उत्तराखंड जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होती थी, इन सब पर जो है सरकार ने रोक लगाई। तो ऐसे में सरकार को समझना होगा, सरकार को जो वहाँ पर बेरोजगार है, जो लोग परेशान है, उन लोगों की परेशानियों को सरकार को समझना होगा और सरकार को चार धाम यात्रा को खोलना पड़ेगा। देखिए, अब चार धाम यात्रा में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अब 1.5 माह का
कि वक्त है कि 1-1.5 माह बाद जो धाम है सब कपाट बंद हो जाएंगे। ऐसे में सर जी बहुत शुक्रिया धनंजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने अपने एक बयान में 37 टिकट तय करने की बात कह दी थी। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में नई रार छिड़ गई है। गोंदियाल के बयान से प्रीतम सिंह की असहमति को पार्टी के अंतर विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अगले ही दिन कांग्रेस अध्यक्ष गोंदियाल अपने बयान पर सफाई देते भी नजर आए, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर चुटकी लेते हुए उन्हें कांग्रेस का अनाड़ी प्रदेश अध्यक्ष करार दिया है। शाहजहांपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। दरअसल यहां के जलालाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर बलात्कार के आरोपी को छुड़वाने के लिए पुलिस अधीक्षक एस आनंद को गुमराह कर रहा था। युवक ने पुलिस अधीक्षक को फोन करते हुए खुद को एसीएस होम का अधिकारी बताया। युवक ने फोन करते हुए कहा कि जलालाबाद की पुलिस पंजीकृत यौन शोषण के आरोप में प्रवेश और राजीव को परेशान कर रही है। अधिकारी को युवक की बातें संदिग्ध लगी तो जांच के निर्देश दिए गए। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।